वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज आपको फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ाएंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड की है इस चैप्टर का, तो मैंने सोचा मैं यहाँ से इस चैप्टर से शुरू करूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट्स का एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था। होप के वो लेक्चर आपने देखा होगा। आज क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है और इसमें हम डिवाइड करेंगे अपने लेक्चर को 2 पार्ट्स में। तो जो पहला हिस्सा है वो आज आपको पढ़ाते हैं, सेकंड पार्ट के लिए आपको वेट करना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आप आज हैरान हो जाएंगे कि आज जो क्लासिफिकेशन हमें पढ़ाया जा रहा है, सर ने जो है इतने सारे गोल दायरे लिखे हुए हैं, इसका क्या मतलब है। तो इन्हीं गोल दायरों से ही आपको हम क्लासिफिकेशन समझाएंगे और बड़े अच्छे तरीके से आपके जहन में ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी कॉन्सेप्चुअली। तो क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले ज़रा एक बार आप लोग यहाँ पर आ जाइए टॉपिक हाइड्रोलाइसिस के ऊपर। इस टॉपिक की मदद से हम क्लासिफिकेशन को मज़ीद अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। सो जनाब, हाइड्रोलाइसिस क्या है? हाइड्रोलाइसिस पे चाहो तो आधे घंटे 1 घंटे का लेक्चर भी आप दे सकते हैं पूरा का पूरा, लेकिन आज हम सिर्फ इसको अपने मकसद तक इसको समझते हैं, सीखते हैं। हाइड्रो का मतलब है, हमेशा हाइड्रो का लफ्ज़ जब आ जाए तो उसको मतलब पानी, वाटर। लाइस जो है, लाइस मतलब ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन का मतलब है तोड़। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मिला के इनसे हमें एक ही मतलब जो है मिल जाएगा, पानी तोड़। तो पानी तोड़ से आम सुन क्या सोचेगा? पानी तोड़। हाइड्रोलाइसिस का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ को पानी की मदद से तोड़ दें तो फिर इस प्रोसेस का नाम होगा हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर फिर से सवाल उठता है, किसी चीज़ को पानी की मदद से तोड़ रहे हैं, दीवार को पानी की मदद से तोड़ते हैं, अलमारी को या पत्थर को पानी की मदद से तोड़ते हैं, किन किन चीज़ों को आप पानी की मदद से तोड़ सकते हैं? तो आज पानी की मदद से हम लोग किसी फर्नीचर या दरवाजे को नहीं तोड़ेंगे। पानी की मदद से हम किसी केमिकल कंपाउंड को, बात चल रही है यहाँ पर कंपाउंड की, अगर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को हम पानी की मदद से तोड़ दें, तब जाकर इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा हाइड्रोलाइसिस। तो पानी का तो नाम मेंशन है, की मदद से वाला लफ्ज़ मेंशन नहीं है। पानी की मदद से किसी चीज़ की तोड़-फोड़ कैसे? एक सादा सा एग्जांपल यहाँ पर मौजूद है। फ़र्ज़ करते हैं ये हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है, और ये जो एक गोल दायरा है, ये इस वक्त आप देख ले कि ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, तो 2 एटम आपस में मिले हुए हैं। चले, ये एक मॉलिक्यूल है, सही है, ये एक मॉलिक्यूल है, और जनाब आप मॉलिक्यूल को कंपाउंड भी तो कह सकते हैं, ठीक है, या ये कोई कंपाउंड है। तो इस मॉलिक्यूल कंपाउंड में आप देखिए, हमने इसको वाटर प्रोवाइड किया, हमने इसको पानी दिया। पानी ने क्या किया? पानी की मदद से ये जो मॉलिक्यूल है ये टूट जाता है, इसके बीच ये बॉन्ड जो है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? ये बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो बॉन्ड के टूटने के बाद क्या होगा कि ये जो 2 एटम्स थे या 2 गोल दायरे हैं, ये एक दूसरे से अलग हो गए, ठीक है, पानी की मदद से। इस प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोलाइसिस कहेंगे। पानी अक्सर किस तरह चीज़ों को हाइड्रोलाइज करते हैं, मतलब ये भी अगर मैं आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, यहाँ से तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पानी के अंदर जो है, अगर आप पानी के अंदर H2O को अगर आप देखें तो H2O में अगर जाके देखें तो इसमें एक OH आपको मिलेगा और इसमें आपको एक हाइड्रोजन मिलेगा, तो मिला के H2O। ये पानी को हम लोग इस तरह भी लिखते हैं। तो जब पानी किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो पानी का जो OH है वो एक हिस्से, बॉन्ड के एक हिस्से के साथ अटैच होगा, और पानी का जो दूसरा हिस्सा है सिंगल H, वो बॉन्ड के अगली तरफ जो एटम होगा उसके साथ अटैच होके बॉन्ड को तोड़ देते हैं। सो जनाब, ये 2 चीज़ें जब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। एक के साथ आपको OH नज़र आएगा, दूसरे के साथ आपको H नज़र आएगा। माजरत के साथ में थोड़ा सा तफसील में गया, लेकिन खैर
आपको समझ आ गया कि वो हाइड्रोलाइसिस क्या है और पानी किस तरीके से जो है इन चीज़ों को अलग कर लेते हैं। तो ये आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस का लफ्ज़ आप कई जगहों पर भी देख सकोगे। अच्छा, सो हाइड्रोलाइसिस का मतलब है किसी कंपाउंड का पानी की मदद से तोड़ देना। अब आप देखो, ये मैंने यहाँ पर कुछ गोलदारे आपके लिए लिखे थे आपकी आसानी के लिए। अब आप ज़रा देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन आपस में, ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, एक बार फिर से, तो ये कार्बन इस वक्त मिले हुए हैं। जब आप इसको वाटर प्रोवाइड करोगे तो वाटर की मदद से ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड ब्रेकअप हो जाएगा और इससे क्या होगा कि एक कार्बन अलग, दूसरा कार्बन वो भी अलग हो जाएगा, दोनों कार्बन अलग हो जाएंगे। और कैसे अलग हो जाएंगे कि पानी के अंदर जो OH है, OH इस कार्बन के साथ आकर, और जो H है वो इस कार्बन के साथ आकर इन दोनों को आपस में अलग कर देगा। सो ये भी हाइड्रोलाइसिस का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अब इन हाइड्रोलाइसिस के बाद हम आ जाते हैं अपने ओरिजिनल डायग्राम की तरफ। अच्छा, ये मैं बार बार चेक करना चाहता हूँ ताकि पता चले कि मैंने साउंड प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि एक दिन मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था और सारा का सारा खामोशी थी उसमें। अगर आपको मैं बताऊं कि ज़रा गौर करें, इन यहाँ पर 3 पार्ट्स है, 1 2 3, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? थोड़ा गौर से वीडियो पॉज करके देख ले क्या है यहाँ पर नज़र आ रहा है। वीडियो पॉज करने के बाद, गौर से देखने के बाद आप लोग देखोगे कि इन तीनों में छोटे छोटे दायरे लगे हुए हैं, गोल सर्कल्स लगे हुए हैं। एक तो आप ये कहोगे, उसके बाद आप ये भी कहोगे कि यहाँ पर छोटे छोटे दायरे एक दूसरे से अलग अलग पड़े हुए हैं, अलग अलग सेपरेटली पड़े हुए, और यहाँ पर दो दायरों के बीच बॉन्ड है। यहाँ पर 2 दायरे आपस में 3 4, ठीक है। तो इनमें और इनमें ये फ़र्क है कि इनमें बॉन्ड मौजूद हैं सर्कल्स के बीच। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसके और इसके मुकाबले में अगर आप देखो कि ये भी इसी तरह से हैं, छोटे छोटे दायरे हैं, इनके बीच बॉन्ड है, जिस तरह इनके बीच बॉन्ड है तो इनके बीच भी बॉन्ड है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये है कि ये थोड़े हैं और ये बहुत ज़्यादा है। ये थोड़े सर्कल्स है और ये बहुत सारे सर्कल्स आपस में मिले हुए। एक आम शख्स, एक आम स्टूडेंट ऐसे एंगल से सोच लेगा। तो ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग ये फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो एक छोटा सा दायरा है ये हमारे पास एक मालिक्यूल है, ठीक है, एक छोटा सा यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, ठीक है, ये हमारे पास। सो ये जो एक छोटा दायरा आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ मालिक्यूल, ठीक है, या ये एक स्मॉल यूनिट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एक स्मॉल यूनिट है। अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स की जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया हुआ है FSC लेवल पर, ठीक है। तो थोड़ा सा जब आप हायर लेवल पे जाएंगे उसमें थोड़ा सा क्लासिफिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट आ जाती है। तो FSC लेवल पे चूंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं इस वक्त फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, उसके हिसाब से कार्बोहाइड्रेट की जो है ना 3 टाइप्स हैं, 3 उसमें क्लासिफाई किया हुआ है। नंबर 1, वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें छोटे छोटे यूनिट्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मिले हुए नहीं हैं, पहले से वो छोटे छोटे यूनिट्स पहले से अलग हो चुके हैं, सिंपल यूनिट है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग क्या कहेंगे? ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहेंगे मोनोसेकेराइड। बड़ा अच्छा अब आपको समझ आएगा कि मोनो का मतलब हमेशा हम लोग लेते एक, मोनो मीन्स 1, सेकेराइड मीन्स शुगर, ठीक है, 1 शुगर। चूंकि ये सारे जो छोटे छोटे दायरे हैं, कभी मैं इसको मालिक्यूल बोल रहा हूँ तो कभी इसको स्मॉल यूनिट बोल रहा हूँ, बड़े मज़े से आज हम इस एक छोटे दायरे को एक शुगर भी हम लोग आज कह सकते हैं। तो मोनोसेकेराइड इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये सारे के सारे अलग हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग है। दिस इज 1, सो दिस इज मोनोसेकेराइड, दिस इज ऑल्सो 1, सो इट्स कॉल्ड एज मोनोसेकेराइड। इस तरह के अलग अलग जो यूनिट्स है इसको आप लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। ये यहाँ से आप तो थोड़ा सा गौर से देख लें।
अब बुक्स में लिखा हुआ है, मोनोसेकेराइड के साथ लिखा हुआ है कि दीज कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, भाई इसको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। ये चीज़ मैं आपको आज समझाना चाहूँगा कि भाई जो चीज़ पहले से सिंपल है, ये बेचारे आपस में मिले हुए ही नहीं है, तो आप उसको कैसे तोड़ दोगे। अगर ये दो सर्कल्स आपस में मिले होते तो उनके तोड़ने के चांसेस होते। ये बेचारे तो पहले से टूट गए हैं, पहले से सिंपल हो चुके हैं। तो इसके लिए मोनोसेकेराइड के लिए हम लोग ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जो है इनको आप लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। अब आप ये नहीं कहो कि व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोलाइजेशन या हाइड्रोलाइसिस आप पहले से पढ़ चुके हैं। सो वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अब वो कार्बोहाइड्रेट जो पहले से सिंपल है, जिनको आप हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, मोनोसेकेराइड। डियर स्टूडेंट्स, मोनोसेकेराइड के बारे में मजीद से मजीद मालूमात आपको आज ही हम प्रोवाइड करेंगे। हम वापस मोनोसेकेराइड की तरफ आएंगे। बस आपका जो मेन कॉन्सेप्ट था वो ये होना चाहिए। हम मजीद बात इसके ऊपर करेंगे, लेकिन पहले इन दोनों का काम करते हैं कि ये क्या चीज़ है। कार्बोहाइड्रेट की जो दूसरी कैटेगरी है, ये रही जनाब आपका पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी में आप देखें कि जो आपको छोटे छोटे दायरे नज़र आ रहा है, ये आपस में मिले हुए हैं। जब दो दायरे आपस में मिले हुए होंगे तो ऐसे हालत में ऐसे कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ओलिगोसेकेराइड कहेंगे। क्या नाम देंगे, ओलिगोसेकेराइड। जब दो यूनिट्स आपस में मिले हुए हों, यहाँ पर दो यूनिट्स आपस में मिले हुए हैं, यहाँ पर 3 यूनिट्स है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10, ख़त्म। 10 से आगे आप नहीं जा सकते हैं। 2 से लेकर 10 तक अगर छोटे छोटे यूनिट्स मिले हुए हों तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की दूसरी कैटेगरी आती है। और उस केस में हम उसको क्या नाम देंगे, उस केस में हम उसको नाम देंगे ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड्स, ये हम लोग नाम देंगे। तो ओलिगोसेकेराइड्स में अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये एक शुगर है, ठीक है, और आपको अब आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक दायरा एक शुगर भी है, तो आप लोग बड़े प्यार से आराम से आंखें बंद करके ये भी बोल सकते हैं कि एक दायरा एक मोनोसेकेराइड भी है। ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है, ये भी मोनोसेकेराइड है। ये जब तक अलग अलग है तो सबको क्या नाम देंगे, मोनोसेकेराइड का नाम देंगे। अब यहाँ पे देखो, दो मोनोसेकेराइड आपस में मिले हुए हैं, ठीक है। अगर दो मोनोसेकेराइड आपस में मिले हुए हों उसको भी आप क्या नाम दोगे, ओलिगोसेकेराइड। अगर 3 मोनोसेकेराइड आपस में मिले हुए हों, देखो यहाँ पर ये दायरे कुछ अलग सी चीज़ें नहीं है। दायरा यहाँ पर जहाँ पर आपको दायरा नज़र आ रहा है, उनका एक ही मकसद होगा, वो एक स्मॉल यूनिट है, वो एक शुगर है। तो 3 शुगर या 3 मोनोसेकेराइड मिले हुए हैं, ये भी ओलिगो है, ये भी ओलिगोसेकेराइड है, ये भी ओलिगोसेकेराइड है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, क्या ये पॉसिबल है कि इनको हाइड्रोलाइज किया जा सके? डेफिनेटली आप मुझे ये जवाब दोगे कि जी हाँ, इसको आप हाइड्रोलाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 यूनिट्स आपस में मिले हुए हैं, उनके बीच जो है बॉन्ड है, लिहाजा अब आप उसको पानी की मदद से तोड़ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर उसको पानी प्रोवाइड करोगे तो ये टूट जाएंगे। कितने यूनिट्स में, 1-2 यूनिट्स में ये टूट जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको जो है वाटर प्रोवाइड करोगे, H2 अगर आप इसको प्रोवाइड करोगे तो फिर ये 1, 2, ये 3 यूनिट्स में टूट जाएगा। और अगर आप इसको वाटर प्रोवाइड करोगे, H2O अगर आप इसको प्रोवाइड करोगे तो ये फिर कितने यूनिट्स में टूट जाएगा, हाँ, छोटे छोटे 4 यूनिट्स में ये टूट जाएगा। तो लिहाजा वो कार्बोहाइड्रेट्स जो कि बने हुए हैं 2 मोनोसेकेराइड से या 3 मोनो या 4 या 5 या 10 मोनोसेकेराइड से मिले हुए हों, उसको आप लोग ओलिगोसेकेराइड कह सकते हैं। मज़े की बात तो ये है, जब आपके बुक्स में आप देखते हैं इनका डेफिनेशन कुछ अजीब सा लिखा हुआ होता है, अक्सर स्टूडेंट्स के लिए कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। इनके नीचे लिखा होता है
those carbohydrates which on hydrolysis give us 2 to 10 monosaccharides। ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा कमाल का पॉइंट है, वो परेशान करते 2 to which gives 2 to 10 monosaccharides, 2 to 10 monosaccharides on hydrolysis। ये जनाब ये इनका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होता है। आप लोग इस वक्त अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ओलिगोसैकेराइड्स को ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो 2 to 10 मोनोसैकेराइड देते हैं। भाई बात सिंपल है, अगर आप इसको पानी प्रोवाइड करोगे तो ये 2 मोनोसैकेराइड में टूट जाएगा, मतलब हाइड्रोलाइसिस के बाद 2 मोनोसैकेराइड देंगे, ये हाइड्रोलाइसिस के बाद 3 मोनोसैकेराइड देंगे, ये 4 देंगे। अगर ये 10 वाला अगर आप इसको पानी देंगे हाइड्रोलाइज करेंगे तो ये आपको 10 यूनिट्स देंगे। तो ये सारे के सारे ओलिगोसैकेराइड में आते हैं, ठीक है। अब ओलिगोसैकेराइड के अंदर इनके बारे में मज़ीद भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर जो पानी की मदद से जो 2 यूनिट्स में टूट जाता है उसको आप लोग एक और अच्छा नाम दोगे, डाइसैकेराइड। क्या नाम दोगे? डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड का नाम दोगे, डाइसैकेराइड। डाई टू सैकेराइड शुगर, इसका नाम क्या दोगे आप लोग? अगर मैं आपसे पूछूं एग्जैक्टली आप लोग इस वक्त बता रहे होंगे कि ये चूंकि 3 है तो फिर इसको नाम देंगे ट्राई, और उसके बाद आपको पता होगा कि क्या है, ट्राई सैकेराइड आप उसको बोलोगे। इसी तरह टेट्रासैकेराइड, राइट, पेंटासैकेराइड। एग्जाम्पल जो बाकी है वो उसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं हमारे बुक्स में। हमारे बुक्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओलिगोसैकेराइड है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ओलिगोसैकेराइड है वो हमारे पास डाइसैकेराइड है। तो हम लोग डाइसैकेराइड्स पे ही ज़्यादा तवज्जो देते हैं क्योंकि हमारे कोर्स में ही डाइसैकेराइड्स हैं। तो डाइसैकेराइड्स का कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमने कहा था मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे। अब आ जाओ लास्ट में यहाँ पर आप देखिए, इधर आपको देखो बहुत सारा, यानी 10 से ज़्यादा, ये 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 200, 400, 600, बहुत सारे यूनिट्स। जब 10 से बढ़ के यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स जब 10 से बढ़ जाए तो फिर उस केस में हम उसको ओलिगो के बजाय एक और नाम देंगे, कैटेगरी नंबर 3, उसको एक और नाम देंगे, उसका नाम क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स का नाम हम लोग, पॉलीसैकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स जो 10 से ज़्यादा 100, 50, 300 छोटे छोटे यूनिट्स हमें दे दे। किस चीज़ के ऊपर? हाइड्रोलाइसिस के ऊपर। इसको भी अगर आप हाइड्रोलाइज करोगे तो हाइड्रोलाइज से क्या होगा, ये छोटे छोटे यूनिट्स एक दूसरे अलग हो जाएंगे। उस केस में आप उसको क्या नाम देंगे, पॉलीसैकेराइड का नाम देंगे। और पॉलीसैकेराइड्स के अंदर आज सिर्फ एग्जांपल, थोड़ी सी एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। पॉलीसैकेराइड का जो पहला एग्जांपल है वो हमारे पास है ग्लाइकोजन, और दूसरा जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, स्टार्च, ठीक है, सेलुलोज। ये बड़े अच्छे एग्जांपल है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, जिसका जिक्र हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर जाकर डाइसैकेराइड, मैं अक्सर से पूछता हूँ भाई डाइसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, तो उनको लगता है कि अलग अलग चीज़ें हैं। भाई ये डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का हिस्सा है, इसके अंदर है। ट्राइसैकेराइड सारे के सारे ये ओलिगोसैकेराइड में है। तो इम्पोर्टेंट जो है वो डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड का जो एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, डाइसैकेराइड का एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, मुझे ज़्यादा बेहतर लगेगा। डाइसैकेराइड का जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से होगा, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये 3 नाम है। सबके आखिर में ओ ज़्यादा आ रहा है तो इसे आपको याद भी आएगा, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज। ये जनाब ये डाइसैकेराइड की एग्जांपल्स है। मैं इंशाल्लाह, जस्ट वेट करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, नेक्स्ट क्लास में हम आपको लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज अच्छे तरीके से बताएं कि ये क्या है। इतना तो पता चल गया होगा डाइसैकेराइड है, लेकिन मज़ीद भी आपको बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से मिले हुए हैं।
वो आपको अलग बताएंगे। वादे के मुताबिक मोनोसेकेराइड की आज हम बात करते हैं मज़ीद सबसे ज़्यादा डिटेल में, जिसको ख़त्म भी करेंगे मोनोसेकेराइड को अगर हम अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, पहले मैं बताता चलूँ कि मोनोसेकेराइड क्या है। वो कार्बोहाइड्रेट्स है जो पानी के अंदर मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं, जो पहले से सिंपल है, ठीक है, उसको मोनोसेकेराइड कहते हैं। और मोनोसेकेराइड के एग्जांपल ज़रा आप लोग सुन लें, क्योंकि हर एक आपको एग्जांपल्स मिल गए। ज़रा मोनोसेकेराइड्स के भी एग्जांपल्स आप मुलाहिज़ा करें। मोनोसेकेराइड का जो हमारे पास एग्जांपल है वो है ग्लूकोज। बहुत ज़्यादा मशहूर है ये लफ्ज़ ग्लूकोज, आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। खेलते हुए, क्रिकेट खेलते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, तो यार ग्लूकोज बिल्कुल ख़त्म हुआ है, बॉडी में ग्लूकोज है ही नहीं। तो ये लफ्ज़ हैं जो ऑर्डनरी डिस्कशन हम लोग यूज़ करते हैं। ग्लूकोज है और इसके साथ ही यहाँ पर है फ्रुक्टोज़ है, और एक और अच्छा एग्जांपल है गैलेक्टोज भी है। वैसे बहुत सारे ओज़ वाले चीज़ें आपको मिलेंगे, लेकिन ये 3 आज के लिए आप इसको याद रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स इन ओज़ को यहाँ से कंफ्यूज करते हैं कि जब भी ओज़ नज़र आ जाए तो कहते हैं ये मोनोसेकेराइड है कि डाइसेकेराइड है। तो भाई ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड है, जबकि लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज जो है वो डाइसेकेराइड है। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं इसको फर्दर, मज़ीद मोनोसेकेराइड पे बात करते हैं। इसको मैं अब मिटाऊँगा, ठीक है, इसको मिटाऊँगा। मोनोसेकेराइड के ऊपर हम बात करते हैं मोनोसेकेराइड। जनाब ये आपकी पहली कैटेगरी है। तो पहला पॉइंट मैं इसके साथ ऐड नहीं करना चाहूँगा कि भाई ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, सिंपल शुगर है। दूसरा पॉइंट अगर मैं इसके साथ ऐड करूँ तो ये है कि ये स्वीट इन टेस्ट है, जायके के लिहाज से मीठे हैं, ठीक है। और थर्ड पॉइंट में आऊँगा कि ये पानी के अंदर सॉल्युबल है। पानी में आप उसको डालें, हल हो जाएगा पानी के अंदर। जैसे नमक को पानी में डालें, कुछ देर के बाद नमक उसके अंदर गायब हो जाता है, तो वो जो गायब होना होता है वो दरअसल उसके अंदर हल हो गया, डिज़ोल्व। तो ये पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं। और इसके ऊपर हम आज बात करते हैं कि इनका फार्मूला क्या है मोनोसेकेराइड्स का। मोनोसेकेराइड्स का जो फार्मूला है, मोनोसेकेराइड्स का जो फार्मूला है वो है CnH2O। हाँ जी, H2O, CnH2O। इन H2O के आसपास आप ब्रैकेट बना के यहाँ पर भी एक N लिख दे। ये N क्या चीज़ है? N जो है कार्बन के एटम्स के, कार्बन एटम्स का क्या है? नंबर है, नंबर को शो कर रहा है। मतलब सॉरी, कार्बन के एटम नहीं, सॉरी, ये N सिर्फ नंबर को शो कर रहा है। नंबर, व्हाट इज नंबर? 1 2 3 4 5 6 7, ये इस नंबर को शो कर रहा है। तो हम N क्यों लिखते हैं? N का मतलब ये है कि अगर आपने n को कोई नंबर लिया, लेट सपोज आपने n को 3 कर दिया या आपने n को 2 कर दिया, चलो n बराबर है 2, लेट सपोज अगर आपने n को 2 कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे? C की जगह पर आप क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, और H2O ब्रैकेट में इधर भी आप क्या लिखोगे? 2 लिखोगे। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास? ये जो 2 है ये इस ऑक्सीजन के साथ भी आएगा और हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिसके साथ नंबर नहीं उधर तो 1 लिखा होता है ना, तो 2 1 2, तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? 2। अच्छा, ये हाइड्रोजन का जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ब्रैकेट में। तो थोड़ा सा मैथ आपका थोड़ा सा होगा, इतना ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं होगा कि ब्रैकेट के अंदर बाद ये जो 2 है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। सो 2 2 4, सो हमारे पास जो हाइड्रोजन होंगे वो 4 आएंगे, और ये जो 2 है C2, ये पहले से ऐसे के ऐसे ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी मोनोसेकेराइड में 2 कार्बन है, कितने कार्बन है? 2, उसमें 4 हाइड्रोजन होंगे और 2 ऑक्सीजन होंगे, भाई ये आपका एक मोनोसेकेराइड हो गया, ये आपका एक मोनोसेकेराइड है, ठीक है। अब आप एक और मोनोसेकेराइड ले सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास एक और मोनोसेकेराइड है, उसमें हम कहते हैं कि N जो है हमारे पास, N जो है वो 3 के बराबर है। फिर आप क्या करोगे? फिर आप
C3 लगाओगे और H2O के साथ भी यहाँ पर क्या लगोगे, 3 लगाओगे, तो ये C3 तो चलो 3 आ जाएगा और 3 2 ज़ा 6 आएगा, तो हाइड्रोजन आपके 6 आएंगे, 3 1 ज़ा 3, तो ऑक्सीजन आपका 3 आएगा। C3H6O3 ये आपका एक और मोनोसेकेराइड हो जाएगा। तो अक्सर मोनोसेकेराइड मतलब हमारे को बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स है, वो मोनोसेकेराइड इस फार्मूले को फॉलो करते हैं। वो उनके अंदर कार्बन की तादाद इस फार्मूले के हिसाब होंगे, उनके अंदर हाइड्रोजन की तादाद इस फार्मूले के हिसाब से होंगे। अब आप देखिए, अक्सर हाइड्रोजन की तादाद कार्बन का डबल होता है, ठीक है, और अक्सर आप ये भी देखोगे कि कार्बन ऑक्सीजन की तादाद बराबर होगी, ठीक है। अब मैं आपसे एक एग्जांपल आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, वो एग्जांपल है हमारे पास यहाँ लिखना चाहता हूँ। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल है C6H12O6। आप लोग समझदार हैं, गौर करें ये कौन सा कार्बोहाइड्रेट है। तो आप किसी ने फ़ौरन कहा कि ये मोनोसेकेराइड है। क्यों ये मोनोसेकेराइड है? क्योंकि इसमें कार्बन के एटमों की तादाद और हाइड्रोजन के एटमों की तादाद जो है उसका हाफ है। देखो, कार्बन ऑक्सीजन के एटम बराबर है लेकिन हाइड्रोजन उसका डबल है। तो इसने क्या किया, इसने इस फार्मूले को फॉलो किया हुआ है। सो इसका मतलब ये एक मोनोसेकेराइड है। हर मोनोसेकेराइड जब हम देखेंगे उसमें ये केस होगा कि कार्बन के एटमों की तादाद हाइड्रोजन से हाफ कम होगी, या हाइड्रोजन की तादाद कार्बन से दुगनी होगी, या फिर ऑक्सीजन से दुगनी होगी। ये जो था ये फार्मूला था। सो सबसे पहले आपको ये फार्मूला मैंने बता दिया कि बाई मोनोसेकेराइड में हम लोग फार्मूला CnH2ON क्यों लिखते हैं। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद कि जितने भी मोनोसेकेराइड हमारे पास होते हैं उनके अंदर कार्बन के एटमों की तादाद होती है। कार्बन के एटम्स होंगे, ज़ाहिर है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि मोनोसेकेराइड में कितने कार्बन हो सकते हैं। तो इसका जवाब ये है 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकते, 3 कार्बन से लेकर इसमें आपको मिल सकते हैं 7 कार्बन। यानी कुछ ऐसे मोनोसेकेराइड भी आपको मिल जाएंगे जिसमें 3 कार्बन होंगे, कुछ में 4, कुछ में 5, 6, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे। तो ये एक पॉइंट आप लोग नोट करें कि मोनोसेकेराइड में भाई 3 से 7 कार्बन हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4, 5, 6, 7 कार्बन हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपको एक मोनोसेकेराइड के अंदर जितने भी कार्बन नजर आएंगे हर कार्बन पर OH नजर आएगा। स्पेशल पॉइंट है ये, है ना। एवरी कार्बन पे आपको क्या नजर आएगा, OH नजर आएगा। एवरी कार्बन पे आपको OH नजर आएगा एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट 1 कार्बन। एक कार्बन को छोड़ के बाकी तमाम कार्बन पर आपको OH नजर आएगा। पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट पर आपको 1 से ज़्यादा OH नजर आएंगे। तो अब आप देखिए, ये मैं आपके सामने एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, ये मिसाल के तौर पर ये भाई हमारे पास 3 कार्बन मिले हुए हैं, ये एक मोनोसेकेराइड है। तो अगर आप देखोगे इस पॉइंट के हिसाब से आपको हर कार्बन के ऊपर क्या नजर आएगा, हर कार्बन पर OH नजर आएगा मास से वह एक कार्बन पर। तो एक ऐसा कार्बन लाजमी तौर पर होगा जिसमें OH नहीं होंगे, ये पॉइंट लाजमी है। तो फिर उसमें क्या होगा, उस कार्बन पे क्या होगा, वो कार्बन या तो हमारे पास एल्डिहाइडिक कार्बन का जो है हिस्सा होगा, मींस वो कार्बन जो है वो C++OH को शो कर रहा होगा, वो बेचारा कार्बन जिसमें OH नहीं है। या फिर ये कार्बन जो है ये किसी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा होगा, यानी C++O के दोनों तरफ जो है कार्बन होंगे या R होंगे। तो ये जो बेचारा कार्बन है, बेचारा कहें या खुशकिस्मत कहें या जो कुछ भी आप कह सकते हैं, इस पे OH नहीं होगा। इस कार्बन पे जो है या तो ये डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ एक तरफ H दूसरी तरफ R, या फिर दोनों तरफ R C++ नजर आएगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस होगा। अच्छा, ये दूसरा पॉइंट हो गया।
थर्ड पॉइंट स्वीट टेस्ट तो है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बारे में अगर बात करते हैं तो इस पे भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मोनोसेक्राइड्स पर। जनाब मोनोसेक्राइड्स को आप लोग हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। मैं अभी बोर्ड पर ये पॉइंट नहीं लिख सकता, टाइम ज़ाया होएगा कि पॉइंट लिख दूँ आपके लिए, आप खुद लिख सकते कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा, और इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि एक मोनोसेक्राइड का अच्छा सा खूबसूरत डायग्राम आपके सामने लिखूं, ठीक है। एक मोनोसेक्राइड, वैसे तो बहुत सारे मोनोसेक्राइड, बस एक मोनोसेक्राइड को मैं आपके सामने लिखना चाहता हूं। यहाँ पर भी मुझे लगेगा काम चलेगा। तो भाई ये रहा कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ से आप देख सकते हैं, चले डबल बॉन्ड ओ हाइड्रोजन HOH HOH। अब इस पर गौर करें, ये एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसेक्राइड है। आपको हर कार्बन पर OH मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा कार्बन जिस पे OH नहीं है, उस पे इस वक्त डबल बॉन्ड OH है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप बताओगे ये एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा वैलेंसी ठीक करता हूँ, 4। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है सबसे सिंपल मोनोसेक्राइड का, जिसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। कितने कार्बन है? हाथ से देखिए, 3 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन को आप लोग काउंट करें जरा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। C3H6 कितने ऑक्सीजन है? 1 2 3 ऑक्सीजन है, O3। C3H6O3, ये जनाब ये मोनोसेक्राइड है। और अगर आपको इसका नाम चाहिए तो इसका नाम बड़ा प्यारा नाम है, ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड, इसका नाम है ग्लिसरल डिहाइड। तो मुबारक हो, आज पहला मोनोसेक्राइड का नाम स्ट्रक्चर के साथ आपको लिखवाया मैंने ग्लिसरल डिहाइड का, कि ये एक मोनोसेक्राइड और इसका ये स्ट्रक्चर है। आप लोग बिल्कुल वो फार्मूला इस पे देख सकते हैं। कार्बन के एटमों की तादाद हाइड्रोजन के साथ देख से 3 है, तो 3 का डबल 6 है, ऑक्सीजन 3 है। तो एक तो डायरेक्ट फार्मूले पे देखकर आपको अंदाजा हो जाए कि ये एक मोनोसेक्राइड है, और ये एक ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसमें 3 कार्बन है। रिमेंबर, मोनोसेक्राइड में 3 या 3 से ज़्यादा 7 3 कार्बन हो सकते हैं, 2 नहीं हो सकते हैं। 4 कार्बन हो सकते हैं, 5 6 7 हो सकते हैं। हम आपको बताएंगे 4 5 6 कार्बन वाले भी बताएंगे। तो जैसे ये पॉइंट हो गया। अब आपके लिए हम लोग एक और हेडिंग लेके आते हैं मोनोसेक्राइड के अंदर। वो क्या, कौन सा हेडिंग है? वो है रिंग स्ट्रक्चर, रिंग फॉर्मेशन। मोनोसेक्राइड क्या करते हैं? मोनोसेक्राइड हमारे पास रिंग बनाते हैं, रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। रिंग, व्हाट इज रिंग? ये रिंग क्या चीज है? रिंग का मतलब ये है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, और ये तीसरा कार्बन है, ठीक, 3 कार्बन है। अगर ये 3 कार्बन एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाए कि ऐसे, अगर 3 कार्बन एक दूसरे के साथ इस तरह से मिल जाएं, तो फिर इस केस में हम उसको क्या नाम देंगे? रिंग। तो ये ओपन वो है, स्ट्रक्चर है। क्या है? ओपन स्ट्रक्चर है। कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो आपको ओपन स्ट्रक्चर में मिलेंगे, और ये उसका कौन सा स्ट्रक्चर है? रिंग स्ट्रक्चर है। मैं मानता हूं कि कार्बोहाइड्रेट यानी मोनोसेक्राइड ओपन स्ट्रक्चर है, मतलब आप उसको कार्बन कार्बन अलग अलग इस तरह से, अलग अलग तो नहीं, लेकिन आपको इस तरह से मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि मोनोसेक्राइड से रिंग भी बनाते हैं। रिंग कैसे का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ मिला हुआ है, ठीक है, और ये कार्बन भी सिर्फ एक कार्बन के साथ मिला हुआ है। रिंग में क्या है कि ये जो पहला है और आखिरी है, ये आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। तो अगर मैं इसको 1 2 3 का नाम दूं, और अब इसमें बताऊं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो अब देखिए 1 और 3 ने आपस में बॉन्ड बना लिया है। इसके ज़रिए अगर ये ओपन होता तो ये कुछ इस तरह से होता, 1 2 3,
है, राइट। 1 2 3 ये ओपन स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर ये 1 और 3 आपस में मिल गए तो अब ये रिंग आ गया। हमारे पास जो मोनोसेकेराइड्स है बिल्कुल वो भी रिंग बना सकते हैं, लेकिन जो रिंग वो बना रहे हैं वो किस तरह बना सकते हैं उस पर ज़रा गौर करें। रिंग दो तरह के हो सकते हैं, एक 5 कॉर्नर रिंग है और एक 6 कॉर्नर रिंग है। ये बलूचिस्तान बोर्ड में शायद इस जो नया सिलेबस उसमें नहीं होगा, लेकिन फेडरल बोर्ड में ये मौजूद है। 5 कॉर्नर में क्या होगा, 5 कॉर्नर में ऐसा होगा कि ऑक्सीजन, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, यहाँ पर चौथा कार्बन, अगर मैं इधर से शुरू करूँ, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये रहा छठा कार्बन। ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो है, लेकिन अगर आप देखें इसमें एक कॉर्नर ये है, कॉर्नर 2 3 4 5 कॉर्नर है, तो 5 कॉर्नर रिंग। ऐसे रिंग को जिसमें 5 कॉर्नर होंगे उसका नाम क्या है, फ्यूरेन रिंग उसका नाम होगा। 6 कॉर्नर में क्या होगा, उसमें भी ऑक्सीजन तो होगा, एक कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और छठा कार्बन जो है वो रिंग के बाहर होगा। सो ये आपका पहला कार्बन आ गया, ये आपका दूसरा कार्बन है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा कार्बन। यहाँ पर अगर आप देखिए कॉर्नर्स कितने हैं, एक कॉर्नर, 2 3 4 5 6 कॉर्नर है। तो ऐसा रिंग जिसमें 6 कॉर्नर हो उसको क्या नाम देंगे, पायरेन रिंग। तो मोनोसेकेराइड जो है, मोनोसेकेराइड या तो आपको फ्यूरेन की शक्ल में मिलेंगे 5 कॉर्नर्स, या फिर पायरेन की शक्ल मिलेंगे 6 कॉर्नर। आप लोग इससे बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये मैंने बड़ा सिंपल करके लिखा हुआ है। और अगर आप चाहते हो तो मैं इसका एक स्ट्रक्चर भी इस तरह बना के दूं आपको कि भाई ये 6 कार्बन है ना टोटल, तो 6 कार्बन का अगर ओपन स्ट्रक्चर होगा तो वो किस तरह से होगा, मुलाहिजा करें। ये जो है ये आपका ओपन स्ट्रक्चर होगा, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, ठीक है। इसमें से पहले कार्बन को आप डबल बॉन्ड OH करके, ठीक है, इसको आप इस तरह कर दे, बाकी सब के साथ HOH लगाते जाओ। चलो शुरू करते हैं। HOH OH H OH H, एक को आप साइड पे कर दे थोड़ा सा, या फिलहाल आप इसको ना देखें। वैसे स्टीरियो केमिस्ट्री में हम बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं, OH साइड पे, राइट लेफ्ट। फिलहाल आप लोग आंखें बंद करके लिखो भाई, H OH H OH। एहतियात हम बाद में करेंगे, पहले देखें हर कार्बन पर आपको OH नज़र आ रहा है, लेकिन जो लास्ट कार्बन होगा उसको CH2 करके OH लगा दो। ये एक मोनोसेकेराइड है, इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और इस 6 कार्बन में आप देख सकते हैं हर कार्बन पर OH है, मास सिवाय एक कार्बन के। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये जनाब आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। अगर आप चेक करोगे तो उसमें आपको 6 कार्बन मिलेंगे, 12 हाइड्रोजन मिलेंगे और 6 ऑक्सीजन मिलेंगे। जब ग्लूकोज रिंग बना लेता है, खासकर जब आप उसको पानी में डाल देते हैं तो ये रिंग बना लेता है। रिंग बनाने के लिए ये जो पहला कार्बन है, ये जो पहला कार्बन है, ये आके क्या करेगा, कार्बन नंबर 5 के साथ मिल जाएगा। तो ये जो कार्बन नंबर 1 और 5 मिलेगा उससे ये वाला रिंग बन जाएगा। देखिए कार्बन नंबर 1 मिल रहा है कार्बन नंबर 5 के साथ, ठीक है। आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि भाई कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 5 के साथ मिल रहा है। जी मिल तो रहा है, लेकिन किस चीज़ के थ्रू मिल रहा होगा, ऑक्सीजन के थ्रू। किसके थ्रू,
ये ऑक्सीजन के थ्रू, लेकिन ये कितना बुरा लगेगा इस तरह स्ट्रक्चर। हम लोग इसको खूबसूरत बनाने के लिए ये कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये रही, हाँ जी, कि कार्बन नंबर 1 जो है वो कार्बन नंबर 5 के साथ मिला हुआ है और ये पायरेन रिंग है, ठीक है। बाकी बहुत सिंपल है। वो जो आपने HOH लिखा था, आप इधर भी वही इसी तरह से HOH HOH, ठीक है, HOH आप लिख सकते हैं इधर भी, कोई वो मसला नहीं है, लेकिन उसको लिखने से स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर ये कार्बन नंबर 1 है तो ये 2 है, तो ये 3 है, तो ये 4 है, तो ये 5 है, तो ये 6 है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कार्बन नंबर 2 ने कार्बन नंबर 5 के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इस वक्त इसको हम लोग क्या नाम देंगे, फ्यूरेन का नाम देंगे। अच्छा ठीक है, तो ये था रिंग फॉर्मेशन। जनाब मोनोसेकेराइड जो है वो रिंग बना सकते हैं। आप लोग सिंपल कर रहे हैं अभी। रिंग कैसे बनाते हैं, जब आप उसको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो वाटर में ये रिंग बनाएंगे। रिंग या तो 5 कॉर्नर होंगे या 6 कॉर्नर, 5 को फ्यूरेन, 6 को पायरेनोस कहेंगे। याद रखिएगा कि इन कॉर्नर्स में से अगर 5 कॉर्नर है तो 1 में ऑक्सीजन होगा, 4 में कार्बन होगा। अगर 6 कॉर्नर है 1 में ऑक्सीजन होगा, 5 में कार्बन होंगे। इस सिंपल तरीके से आप उसको याद करें। इसके बाद हम लोग मज़ीद आगे जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसेकेराइड की तरफ। मोनोसेकेराइड्स को अगर हम लोग आज क्लासिफाई करें तो मतलब आपने पहले कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया, अब आप मोनोसेकेराइड को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। जब आप मोनोसेकेराइड को क्लासिफाई करेंगे तो ये आप 2 तरीकों से क्लासिफाई करेंगे। 2 तरीकों से नहीं, 2 कॉन्सेप्ट के बेस पे। नंबर 1 on the basis of functional group, on the basis of functional group आप उसको क्लासीफाई करेंगे। नंबर 2 on the basis of number of carbon atoms। फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से आप मोनोसेकेराइड को क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से या तो वो एल्डो शुगर कहलाएगा या फिर वो कीटो शुगर कहलाएगा, ठीक है, एल्डो या कीटो शुगर। एल्डो शुगर उस शुगर को कहेंगे जिसमें कार्बन में C डबल बॉन्ड O के साथ आपको H नज़र आ जाए। मतलब आप कोई भी मोनोसेकेराइड उठा लें, अगर उसमें कार्बन के साथ आपको C डबल बॉन्ड O H नज़र आया, ये आपको पता है, पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ा था। ये कौन सा ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे शुगर को हम लोग क्या नाम देंगे, एल्डो शुगर। और कीटो शुगर में क्या होगा, कीटो शुगर में कार्बन तो होंगे, लेकिन अगर आपको C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ जो है कार्बन नज़र आ जाएं, तो उस केस में हम उसको कीटोनिक शुगर, क्योंकि C डबल बॉन्ड O जब 2 कार्बन के बीच आ जाए तो फिर हम उसको क्या नाम देंगे कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप हम उसको नाम देंगे। एग्जाम्पल मुलाहिजा करें। एल्डो शुगर का जो एग्जाम्पल हमारे पास है उसमें से पहला एग्जाम्पल हमारे पास ग्लूकोज का है, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास ग्लाइसेरल डिहाइड का है। ये दोनों बड़े अच्छे एग्जाम्पल है, ग्लूकोज और ग्लिसरल डिहाइड। कीटोस शुगर का हमारे पास एग्जाम्पल कौन कौन से है, कीटोस शुगर का हमारे पास एग्जाम्पल है फ्रुक्टोज और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। आप लोग नाम से थोड़ा परेशान हो जाएंगे, बड़ा नाम है, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। ये 2 एग्जाम्पल कीटो शुगर के हैं और ये 2 एग्जाम्पल हमारे पास एल्डो शुगर के हैं। आप चाहो तो मैं इनमें से नाम स्ट्रक्चर लिख सकता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा।
ये देखिए भाई, सी थोड़ा ऊपर लिखते थे, सी इससे डबल बॉन्ड O, इस तरफ H है, बाकी यहाँ पर आपको H नज़र आया, OH, H2, OH, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो उसमें C डबल बॉन्ड O की तरफ H लगा हुआ है, तो ये कौन सा शुगर है? ये एल्डो शुगर है। जी हाँ, इसका नाम ग्लिसरल्डिहाइड है। इसका नाम क्या है? ये जो ग्लिसरल्डिहाइड है ये इसका नाम है और इसका स्ट्रक्चर है। तो ये कौन सा शुगर है? ये एल्डो शुगर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कीटो शुगर में एक कार्बन, दो कार्बन, भी 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर जो डबल बॉन्ड O है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको। सो C डबल बॉन्ड O, H2OH, और यहाँ पर भी H2OH। तो इधर अगर आप देखें, इसमें आपको 3 कार्बन नज़र आ रहे हैं, OH नज़र आ रहा है, लेकिन ये कौन सा शुगर है? ये कीटोनिक शुगर है। क्यों इसमें कीटोनिक? क्योंकि इसमें C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ जो है कार्बन कार्बन लगा हुआ है, लिहाजा इसका नाम क्या है? ये जो लंबा नाम है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन का नाम है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है? मोनोसेकेराइड्स है। एक एल्डिहाइडिक मोनोसेकेराइड है, एक एल्डिहाइडिक शुगर है, दूसरा कीटोनिक शुगर है। सो नाम दोनों का मुख्तलिफ है, स्ट्रक्चर दोनों का मुख्तलिफ है। मज़े की बात है कि दोनों का फार्मूला एक जैसा है। कैसे? आप देखिए इसमें कितने कार्बन है? हाँ जी, 3 कार्बन है, ठीक है। कितना हाइड्रोजन है? 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, और कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। देखो इसमें भी इसका भी फार्मूला C3H6O3 है, और इसका भी फार्मूला जो है आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कि दोनों का फार्मूला C3H6O3 है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, नाम डिफरेंट हो, लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जनाब ये जो आपको शॉर्टकट फार्मूला नजर, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला तो डिफरेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ऐसे कंपाउंड को आप आइसोमर भी कह सकते हैं। तो भाई डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरल्डिहाइड एक दूसरे के आइसोमर है। वो कीटोनिक शुगर है, ये एल्डिहाइडिक शुगर है। और मज़े की बात, जिस तरह डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन ग्लिसरल्डिहाइड का कज़न है, आइसोमर है, दोनों का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा है, उसी तरह से फ्रुक्टोज और ग्लूकोज एक दूसरे के कज़न है। फ्रुक्टोज का फार्मूला और ग्लूकोज का फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला बिल्कुल एक जैसा है। वो कैसे? दोनों का फार्मूला है C6H12O6। फ्रुक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 है, ग्लूकोज का फार्मूला भी ये, दोनों का फार्मूला ये है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ्रुक्टोज कीटोनिक शुगर है और ग्लूकोज है वो एल्डिहाइडिक शुगर है। चले जनाब, लास्ट में आ जाते हैं बस यहाँ से, उसके बाद ख़त्म करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आप लोग मोनोसेकेराइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कार्बन के एटमों की हिसाब से। वो कैसे? अगर आपको किसी मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन नज़र आ गए तो आप उसका नाम रख देते हैं ट्राइओज। और अगर किसी मोनोसेकेराइड में 4 कार्बन नजर आए आपको, कितने? 4, तो आप उसका नाम टेट्रोज रखेंगे। और अगर आपको किसी मोनोसेकेराइड में 5 कार्बन नजर, अपनी बार बार नहीं लिख सकता, लंबा चौड़ा भाई, अगर आपको 5 कार्बन नजर आए C5, तो बस उसका नाम क्या होगा? पेंटोज। और अगर आपको 6 कार्बन नजर आ रहा है तो फिर उसका नाम क्या होगा? हेक्सोज। और अगर आपको 7 कार्बन नजर आ रहे हैं तो फिर उसका नाम क्या होगा? हेप्टोज। मोनोसेकेराइड में कम से कम 3 कार्बन हो सकते हैं, यानी वो ट्राइओज हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 कार्बन हो सकते हैं, हेप्टोज। ठीक है। C6 का बकिया हिस्सा आप में से कोई लिख सकते हैं? जी हाँ,
H12O6 इसका दुगना करके आपने लिखना है। ये C3 है, ये C3 है तो उसका बकिया हिस्सा क्या होगा? C3 जी जनाब H6O3, ये ट्रायोज है। टेट्रोज का क्या करेंगे? C4 है तो H कितने आएंगे बताओ भाई? 8 और O4। 5 के साथ क्या करेंगे? C5 H10O5, क्योंकि H की तादाद हमेशा कार्बन से डबल आपने लेना है और ऑक्सीजन की तादाद कार्बन की तरह लेना है। तो ये भाई ये पेंटोज का फार्मूला है, ये टेट्रोज का है, ये ट्रायोज का है। ये किसका फार्मूला है? ये हेक्सोज का फार्मूला है। और ये किसका फार्मूला है? हेप्टोज का, C7H14O7। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? वो है ट्रायोज। ट्रायोज अभी आप लोग पढ़ चुके हैं। ग्लिसरल्डिहाइड जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा था, ग्लिसरल्डिहाइड एक ट्रायोज है। डाईहाइड्रोऑक्सीएसीटोन वो भी एक ट्रायोज है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रायोज। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। और कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पेंटोज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंटोज का एग्जांपल क्या है हमारे पास? राइबोज। पेंटोज का जो एग्जांपल है ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पेंटोज का ये तो फॉर्मूला है हमारे पास। पेंटोज का बड़ा अच्छा एग्जांपल है राइबोज। और एक और अच्छा एग्जांपल है डीऑक्सी राइबोज। ये दोनों किसके एग्जांपल है? पेंटोज की एग्जांपल है। और मज़े की बात तो ये है कि ये इनमें से डीऑक्सीराइबोज आपको डीएनए में नज़र आएगा। अब आप पहले परेशान मत होना कि डीएनए क्या चीज़ है, बाज़ नहीं सुना होगा, लेकिन ये भी हम आपको पढ़ाएंगे। राइबोज आपको कहाँ पे नज़र आएगा? राइबोज आपको आरएनए में नज़र आएगा। इसके अलावा एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसमें भी आपको ये मिलेगा। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और फिजियोलॉजिकली भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये इन चीज़ों में आपको नज़र आएगा। हेक्सोज का तो नाम है और ये उसका फार्मूला है। हेक्सोज का बड़ा अच्छा एग्जांपल जो मैं आपको सामने कर दूंगा वो है ग्लूकोज। जो हमारे जिस्म में मैक्सिमम जो एनर्जी हम लोग लेते हैं पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, वो सब के सब आपको ग्लूकोज से मिलते हैं। तो ये सारे के सारे मोनोसेकेराइड्स आज आपको बता दिए, क्लासिफिकेशन भी हो गया और स्ट्रक्चर्स भी हो गए। होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। 2 बार 3 बार रिपीट करके आप लेक्चर को रिवाइज करके देख लें, साथ साथ स्ट्रक्चर को लिखते जाएं। अगर आपके पास पेंसिल है और आप लेक्चर साथ साथ सुन रहे हैं और साथ साथ लिख रहे हैं, पॉज कर लिख रहे हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा, आई गारंटी। थैंक यू, शुक्रिया वीडियो देखने का। नेक्स्ट पार्ट में आपसे दोबारा से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।